नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर। तो आज के इस वीडियो में हम गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें गांधी जी से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो को देखने के बाद आपको हर एक चीज़ आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा, हर एक प्रश्न बन जाएगा। तो मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में कवर किया है। तो बिना देरी करे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनका जो वास्तविक नाम था ये मोहनदास था और इनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह कस्तूरबा बाई के साथ हुआ था और 1888 ईस्वी में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये इंग्लैंड गए। 1891 में इन्हें बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हुई और इसी वर्ष ये भारत आ गए। इसके बाद इन्होंने राजकोट में वकालत प्रारंभ की। 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। जब वे डरबन से पेट्रोरिया रेलवे कोच के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे तो एक अंग्रेज नामक स्टेशन पर एक अंग्रेज ने उन्हें जबरदस्ती प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिया। इस घटना ने इन्हें नस्ल और रंग पक्षपात के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। फिर 1903 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन नामक पत्र प्रारंभ किया। फिर 1904 में डरबन से 84 मील दूर फिनिक्स में आश्रम की स्थापना की। फिर 1906 में गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह दर्शन का विकास किया। परवाना कानून के विरोध में इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया। फिर 1908 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही पहली बार जेल गए और 1909 में इंग्लैंड से द अफ्रीका आते समय जल जहार में ही इन्हें हिंद स्वराज नामक पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी। यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि 1908 में पहली बार गांधी जी कहाँ और कब जेल गए, तो ये दक्षिण अफ्रीका में पहली बार जेल गए थे 1908 में। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इस दिन को भारत में प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत वापस आने के क्रम में इन्होंने भारत की पृष्ठभूमि और राजनीतिक स्थिति को समझने का प्रयास किया और इस क्रम में वे गोपाल कृष्ण गोखले जी से काफी प्रभावित हुए और उन्हें अपना गुरु मान लिया था। ये प्रश्न पूछा जाता है हर एग्जाम में कि बताइए गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी अब दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए तो सबसे पहले उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में कोचरंब आश्रम स्थापित किया। हालांकि 2 साल बाद आश्रम प्लेग के चपेट में आ गया और गांधी जी को अपने आश्रम को इस बार साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरण करना। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे तब उस समय दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय गांधी जी ने अंग्रेजों को विश्व युद्ध में सहायता करने की नीति को बढ़ावा दिया था ताकि अंग्रेज भी भारतीयों की स्थिति और मांगों के ऊपर नरम व्यवहार करे। इस क्रम में गांधी जी ने भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दिया था। इसको देखते हुए भारतीयों ने उस समय गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट के नाम से संबोधित किया था। अंग्रेजों ने गांधी जी को इसके बदले में 1915 में केसर हिंद की उपाधि दी। सबसे पहले गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया भारत देश में वो चंपारण आंदोलन था 1917 में। 1917 में चंपारण बिहार के एक स्थानीय नेता जिनका नाम राजकुमार शुक्ल था, वे गांधी जी से मिले और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में बताया और वहाँ की 3 कठिया प्रणाली के बारे में गांधी जी को जानकारी दी और गांधी जी से चंपारण चलने को कहा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज बागान मालिकों ने किसान से यह करार
करा लिया था कि वे अपनी भूमि के 20 में 3 में हिस्सों पर नील की खेती अवश्य करेंगे और इसी को 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि गांधी जी को किसके कहने पे, मतलब राजकुमार शुक्ल के कहने पे गांधी जी को बुलाया गया था चंपारण, और राजकुमार शुक्ल अपना परेशानी बताए थे गांधी जी को। अब यहाँ पे इस चंपारण सत्याग्रह का परिणाम यह निकल कर आया कि इस 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और इसके साथ साथ करों को भी 25% तक कम कर दिया गया था। यह गांधी जी के प्रमुख आंदोलन में से एक था। यह चंपारण सत्याग्रह गांधी जी की भारत में प्रथम विजय साबित हुई थी और भविष्य में गांधी जी को भारत के एक बड़े नेता के रूप में होने के द्वार भी खुल गए थे। इस सत्याग्रह के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई और उसके बाद से उन्हें महात्मा गांधी के नाम से बुलाया जाने लग गया था। और यहाँ पे जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी तो गांधी जी ने भी रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि दी, इसलिए इसको गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। अब यहाँ पे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ 1918 में। चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूर से मिले और उनकी समस्या को समझा। यहाँ का विवाद प्लेग एक बोनस को लेकर था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे। मजदूरों ने इसका विरोध किया तथा गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्याओं को समझा। यहाँ का विवाद प्लेग एक बोनस को लेकर था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे। मजदूरों ने इसका विरोध किया तथा गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा और यह घोषणा की उन्हें 35% बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई काफी बढ़ चुकी थी। गांधी जी अनशन पर बैठ गए। तब मिल मालिकों ने यह मामला यहाँ पे न्यायालयाधिकरण को सौंपने का फैसला किया। न्यायाधिकरण ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया और गांधी जी का यह सत्याग्रह फिर खेड़ा सत्याग्रह होता है 1918 में। इसके बाद उसी वर्ष 1918 में ही गांधी जी खेड़ा गुजरात में हो रहे किसानों के साथ अत्याचार के विरोध अंग्रेजों के यहाँ पर किसानों की फसलें नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे करों की वसूली की जा रही थी। गांधी जी ने किसानों को लगान ना देने के लिए कहा। इस मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकला कि लगान माफ कर देना चाहिए। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके कार्य को लेकर वे भारत में भी काफी चर्चित थे और इन आंदोलनों में भी सफलता पाते हुए वो भारत में बड़े नेता के रूप में देखे जाने यहाँ पे रॉलेट एक्ट होता है 1919 में। जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया था तो उसके बाद ही 1919 में अंग्रेजों द्वारा रॉलेट एक्ट को भारत में लाया गया था, परंतु उस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी जैसे गांधी जी और भारत के लोग सोच रहे थे, क्योंकि जैसे हमने ऊपर चर्चा की थी गांधी जी भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दे रहे थे ताकि विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारत के लिए कुछ अच्छे कदम उठाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। रॉलेट एक्ट के अंदर इसको कहा गया बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून इसे कहा गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के बाद जनता का आक्रोश तेज हो गया। कई जगह हिंसाएं हुई और अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को शाम 5 बजे जलियांवाला बाग में विशाल सभा में रॉलेट एक्ट, डॉक्टर सत्यपाल आदि के बारे में भाषण चल रहा था। तभी सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रोनाल्ड डॉयर ने फौज द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। इस घटनाकांड में लगभग 1500 लोग मारे गए। वैसे सरकारी आंकड़े के अनुसार मारे गए लोगों की संख्या 379 और घायलों की संख्या 1200 बताई गई थी, लेकिन इसमें 1500 लोग मारे गए थे। बहुत बेरहमी से जलियांवाला बाग हत्याकांड में बेकसूर लोगों को मार दिया गया।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर था, जिसकी हत्या 1940 ईस्वी में उधम सिंह जी ने लंदन में कर दी। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक था और ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु हंटर कमेटी 1919 ईस्वी अध्यक्ष जीसी हंटर की स्थापना की। इसके बाद खिलाफत आंदोलन होता है, ये 1919 से 1922 तक चलता है। उस समय तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के मुसलमानों का धार्मिक गुरु माना जाता था और उनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था और अंग्रेजों के उनके साथ इस पूरे बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुसलमानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन को शुरू कर दिया था। गांधी जी ने भी इस आंदोलन में सहयोग किया था क्योंकि वे मुसलमानों को भी भारत के अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। प्रारंभ में इस आंदोलन नेतृत्व अली बंधुओं जैसे शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा किया जा रहा था, परंतु बाद में इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को दे दिया गया। सहयोग आंदोलन 1920 में होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया जाता है। इन सब घटनाओं को देखते हुए गांधी जी द्वारा अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी गई थी और यह गांधी जी का भारत में प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन में से एक था। यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपने खिताबों का त्याग करना था, सरकारी शिक्षक संस्थान, सरकारी सेवा, विदेशी सम्मान और चुनावों का बहिष्कार करना था और अतः करों का भुगतान करने से इनकार करना था। गांधी जी ने भी अपनी केसर हिंद की उपाधि त्याग कर दी थी। अब यहाँ पे इसी समय चौरी चौरा कांड हो जाता है 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वाले द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते हुए देख इसको समाप्त करने का निर्णय लिया, परंतु इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना बहुत भारतीय नेताओं ने की थी। जैसे सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस फैसले को राष्ट्रीय संकट कहा गया था। इसके साथ कई नेता जैसे चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू आदि ने इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना की थी, परंतु गांधी जी भी अपने इस फैसले पर डटे रहे थे और बाद में सबने इस फैसले को स्वीकार कर लिया था। स्वराज पार्टी 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना होता है। इसके बाद कुछ नेता थे जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं रहा करते थे, जैसे और ऐसे में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो गांधी जी के विचारों के साथ सहमत नहीं रहा करते थे, उन्होंने एक नई कमेटी की स्थापना करने का निर्णय लिया। इस क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी थी। यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह आप लोगों का चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 1923 ईस्वी में किया गया था स्वराज पार्टी। इसी समय भारत साइमन कमीशन आता है, जिसको 1928 में आया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1928 में संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने के लिए भारत आया था। भारतीय संवैधानिक सुधारों को देखने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। साइमन कमीशन का नेतृत्व सर जॉन साइमन ने किया था, जिसमें 7 अंग्रेज सदस्य थे। चूंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, तो भारतीयों ने इसे अपमान के रूप में देखा, क्योंकि इन्हें लगा कि कुछ अंग्रेज हमारे भाग का निर्धारण नहीं कर सकते, इसलिए इस आयोग का बहिष्कार किया गया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलायत से मुंबई पहुंचा। यहां इसका स्वागत देशव्यापी हड़ताल से हुआ और जब कमीशन दिल्ली पहुंचा तो वहां काले झंडे और साइमन कमीशन वापस जाओ यानी साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक के नारे के साथ विरोध किया गया। साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया, पर पुलिस के लाठीचार्ज के कारण ही कुछ दिनों के बाद लाला जी की मृत्यु हो गई। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किस वर्ष हुई थी और किस वजह से हुई थी। तो पुलिस के लाठीचार्ज करने से
साइमन गो बैक के दौरान हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है जो कि 1930 से 1934 तक चलता है। यह आंदोलन गांधी जी का असहयोग आंदोलन के बाद भारत में दूसरा बड़ा आंदोलन साबित हुआ था। यह आंदोलन 1930 से लेकर 1934 तक चला था, परंतु कुछ कारणों की वजह से इस आंदोलन के समय काल के बीच में एक समय ऐसा था जिसमें यह आंदोलन नहीं चला था। इसका तात्पर्य यह है कि 1930 से लेकर 1934 तक यह आंदोलन दो चरणों में चला था। पहला चरण 1930 से लेकर 1931 तक चला था और दूसरा चरण 1932 से 1934 तक चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय लोगों की मांगों को स्वीकार करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने हेतु असहयोग आंदोलन का एक रूप था। दांडी मार्च किया जाता है जो कि 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलाया जाता है। 1930 में गांधी जी ने उस समय के भारत में वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी थी और इन 11 सूत्री मांगों में भारतीयों को कैद से छोड़ने, सेना का खर्च कम करने आदि मांगे थी। लॉर्ड इरविन के द्वारा गांधी जी की इन 11 सूत्री मांगों के ऊपर कोई कदम नहीं उठाए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इसके विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया और दांडी मार्च करने की घोषणा कर दी। दांडी मार्च को गांधी जी द्वारा नमक कर के विरोध में चलाया गया था और इसके साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के लिए भी इस दांडी मार्च को चलाया गया था। और यहाँ पे फिर गांधी इरविन समझौता भी होता है, उसको भी देखेंगे। फिर यह दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था और यह दांडी मार्च गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गुजरात तक चलाया गया था। इसमें गांधी जी के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों से कुल 78 सहयोगियों ने भाग लिया था और इसकी दूरी 241 मील की थी। तो गांधी जी के साथ सिर्फ यहाँ पे 78 सहयोगी ही दांडी मार्च के लिए निकले थे, परंतु दांडी पहुंचते पहुंचते बहुत सारे लोग इस दांडी मार्च में जुटते चले गए और यह संख्या लाखों में पहुंच गई थी। दांडी पहुंचकर गांधी जी द्वारा वहां नमक उठाकर इस नमक करके कानून का विरोध किया गया और यह दांडी मार्च बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहा था, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना मुसोलिनी और नेपोलियन की यात्रा से भी। अब यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 से 1932 तक। 1930 से लेकर 1932 तक अंग्रेजों द्वारा कुछ सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन में करवाया गया ताकि भारत के विभिन्न दल उन सम्मेलनों में अपनी बातें उनके समक्ष रख सके और इन्हीं गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता था। इस क्रम में 1930 से 1932 तक अंग्रेजों द्वारा 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन में करवाया गया, जिसमें प्रतिवर्ष एक गोलमेज सम्मेलन हुआ करता था। गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से लॉर्ड इरविन को बहुत परेशानी हुई, जिसकी वजह से उन्होंने गांधी जी के साथ एक समझौता किया था। यह गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है और यह समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। फिर पूना पैक्ट होता है, पूना समझौता होता है 1932 में। यह पूना पैक्ट गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच पूना क्षेत्र की यरवादा सेंट्रल जेल में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, पूना पैक्ट में यह था कि हम इसके बारे में बाद में विस्तार से बात करेंगे। अब यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन होता है 1942 में। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी और अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश की जा रही थी कि भारतीयों को पहले की तरह ही इस बार भी अंग्रेज सेना में ज्यादा से ज्यादा भर्ती किया जाए और दूसरी विश्व युद्ध की लड़ाई के लिए भेजा जाए। बहुत सारे प्रतिमंडल भी भारत आए जो भारतीयों को, अंग्रेजों को विश्व युद्ध में मदद करने का प्रोत्साहन दे रहे थे, परंतु जैसा धोखा अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के साथ किया था, वैसा धोखा वे इस बार
भी कर सकते थे और यह बात भारतीयों को इस बार समझ आ चुकी थी और इस बार भारतीय लोग पूरी तरह से अंग्रेज की इस दूसरे विश्व युद्ध में कोई मदद नहीं करना चाहते। इस क्रम में ब्रिटेन से क्रिप्स मिशन भी भारत आए और वे भारत में अपने कार्यों को लेकर पूर्णतः असफल रहे, क्योंकि अब भारतीयों को अपने हितों का ज्ञान अच्छे से हो गया था और इस क्रिप्स मिशन के संबंध में गांधी जी द्वारा यह कहा गया था कि यह पोस्ट डेट चेक है, यह आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक डूबने वाला है। इस क्रिप्स मिशन के भारत में असफल हो जाने के बाद तब गांधी जी ने भारत में एक ऐसे आंदोलन को शुरुआत किया जो भारत की अंतिम और सबसे बड़ी स्वतंत्रता के लड़ाई में से एक बना और यह आंदोलन गांधी जी द्वारा 1942 में शुरू किया गया। अंग्रेजों के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो ओवर चलाया गया, जिसके तहत गांधी जी सहित लगभग 6 बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में कैद करा गया था और अंग्रेजों की ओर से पूरा कोशिश इस आंदोलन को दबाने की हो रही थी, परंतु इस आंदोलन के दूसरे पंथी के नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों से यह आंदोलन जारी रखा। इसके साथ साथ लोगों ने भी इस आंदोलन में खूब सहयोग किया था और यह आंदोलन भारत के अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में से आखिर वो दिन आ ही जाता है 1947। 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया और लगभग 2 महीने की वार्ता के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत का विभाजन अनिवार्य है और लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बना दिए गए। आज ये जो दूसरा मुल्क पाकिस्तान बन गया है, ये आप लोगों का विभाजन कर दिया गया, नहीं तो अभी भारत में ही रहता। 2 तरफ से पश्चिम इसको पाकिस्तान को विभाजन किया गया, पहला पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। यहाँ पे बांग्लादेश आगे चल के बांग्लादेश का यहाँ पे पाकिस्तान को भी विभाजन कर दिया जाता है, फिर दूसरा प्रांत बन जाता है बांग्लादेश। भारत और पाक का जो विभाजन हुआ था वो 30 जनवरी 1948 को बिड़ला हाउस में शाम की प्रार्थना के दौरान नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा तमाम दोस्तों के पास।